Hello student, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. आज का हमारा टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के पायनियर्स के द्वारा यानी जिन स्तंभों पर पूरा बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट टिका हुआ है वो मेनली हमारे दो स्तंभ, एक थे हेनरी फ्योल, दूसरे थे F.W. टेलर। इसमें से हम जो सबसे पहले पायनियर्स का नाम उठा रहे हैं टॉपिक वो है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का जन्म सन 1841 में हुआ। 1860 में इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री फ्रांस से प्राप्त की और वहां के इस्पात एंड कोयला कंपनी में इन्होंने इंजीनियर के रूप में उस कंपनी को ज्वाइन किया। जब ये ज्वाइन किए और जब कंपनी चल रही थी उस समय कंपनी की अवस्था बहुत ज्यादा खराब थी, फाइनेंशियली भी खराब थी, रेपुटेटेड कंपनी भी नहीं थी, बैंकरप्ट हो गई, इंश्योरेंस टाइप की कंपनी। उस अवस्था में इन्होंने या इनको उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। जब ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने, आई थिंक सन 1888 में मैनेजिंग डायरेक्टर बने, उसके बाद से इन्होंने अपने स्किल्ड और कौशल से कंपनी को ऐसा एस्टेब्लिश किया कि जब ये 1918 में रिटायर्ड हुए तो वह फ्रांस की एक बहुत रेपुटेटेड कंपनी बन गई। उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल, उसका फाइनेंशियल स्टेज, उसका प्रोडक्शन, सारी चीजें पूरे बहुत अच्छे डेवलपमेंट में हो। और चूंकि एक मृत अवस्था से की कंपनी को उठाकर एक टॉप लेवल की, वर्ल्ड लेवल की कंपनी बना देना अपने मैनेजरियल पावर से, अपनी सूझबूझ से, और न केवल बना देना बल्कि उसे एक बहुत अच्छे फ्रेमवर्क में कंप्लीटली कर देना, ये हेनरी फ्योल का ही कंट्रीब्यूशन था। वो बन गई। देखिए जैसे जैसे जिन जिन लोगों ने जैसे जैसे इनके पॉलिसीज को, इनके प्रिंसिपल को अध्ययन किया, उतने तरीके से हर एक लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को लिया। कोई ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में इनको ढूंढता है, कोई उसी चीज को मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ढूंढता है, लेकिन ये मैनेजमेंट का जनरल गाइडलाइंस है। इस कारण से ये एक पिलर हो गए मैनेजमेंट, और उस पिलर पे मैनेजमेंट सब्जेक्ट का जो मॉडर्न सब्जेक्ट है आज वो कहां से कहां पहुंच गया। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां इसका कोर्स अपने यहाँ कराती हैं और बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वहां से क्वालिफाइड लड़कों को अपने यहाँ हाई सैलरी पर, हाई पोस्ट की जॉब।
तो इनका जीवन काल 1841 से 1925 में इनकी मृत्यु हुई। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? इनका कंट्रीब्यूशन, ये एक इंडस्ट्रीज में थे, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। इनका 6 कॉन्सेप्ट था, 6 चीजों को लेकर इन्होंने पूरे एक्टिविटीज को, पूरे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को इन्होंने 6 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट है टेक्निकल, दूसरा पार्ट फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। अगेन आई रिपीट, इन्होंने जितने भी प्रिंसिपल्स अपने प्रिस्क्राइब, उस पूरे प्रिंसिपल्स को इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस में इन्होंने 6 पार्ट में बांटा। 6 पार्ट कौन कौन से थे? फर्स्ट था टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। 6 ग्रुप में इन्होंने इसको डिवाइड किया और 6 ग्रुप को डिवाइड करने के बाद हर ग्रुप पर कैसे मैनेजमेंट किया जाए उसकी स्टडी होनी। और ये 6 ग्रुप में इन्होंने किया इसको। फिर मैं बोलता हूं टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। Fayol not only identified management as a separate field but also developed, ये देखिए बहुत बड़ी चीज है, इन्होंने मैनेजमेंट को न केवल सेपरेट फील्ड की संज्ञा दी, या सेपरेट फील्ड के बाद इन्होंने उस फील्ड को डेवलप किया। मैंने पहले बोला आज इतना डेवलप हो गया कि हर कंट्री में एमबीए के प्रोफेशनल कोर्स चलाए जाते हैं और हाईली पे सैलरी। हर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के प्रोफेशनल पर्संस को अपने यहां एम्प्लॉयमेंट देता है। तो न केवल इन्होंने सेपरेट फील्ड को बताया बल्कि इसे डेवलप भी किया। इन्होंने डेवलप कैसे किया? इन्होंने इसके लिए 14 प्रिंसिपल, आगे चल के इस 14 प्रिंसिपल का हम डिस्कशन करेंगे। 14 प्रिंसिपल्स प्रिस्क्राइब। His contribution, he is well known as the father of general management। इस कंट्रीब्यूशंस के द्वारा, इस कंट्रीब्यूशन के आधार पर हम ये कह सकते हैं ये जनरल मैनेजमेंट के गॉडफादर है। इस कंट्रीब्यूशन के बल पे हम ये कह सकते हैं ये जनरल मैनेजमेंट के गॉडफादर हैं। फिर मैं बोल रहा हूं इन्होंने अपने पूरे मैनेजरियल स्किल को, कॉन्सेप्ट का जो स्टडी किया, जो रिसर्च किया, उसे 6 पार्ट में डिवाइड किया। 6 पार्ट क्या क्या थे? टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। इसके बाद इन्होंने सबसे पहले 4 फंक्शन मैनेजमेंट के लिए, 4 फंक्शन वो कौन कौन थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। इनके बुक्स में जो इनके फंक्शन को रिसर्च किया उन्होंने केवल 4 फंक्शन को दिया: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। फ्योल ने इन दोनों चीजों को रिसर्च करने के बाद न केवल मैनेजमेंट को सेपरेट फील्ड के, जो पहले सेपरेट फील्ड था, एकदम अलग था, इंडिविजुअल था, उस सेपरेट फील्ड से हटाकर इन्होंने डेवलप किया। इन दो पॉइंट पर फोकस रखे उन्होंने इस चीज को बल दिया और 14 प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब, जनरल गाइडलाइंस ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब किए। इसका डिस्कशन हम आगे चलकर करेंगे। इन 6, 4, 14 इनके बेस पर हम कह सकते हैं, यह लोगों ने इन्हें उपाधि दी, ये गॉड फादर हैं इस चीज के, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। देखिए, ये टॉप लेवल से रिसर्च किए, लोअर लेवल तक है, ऊपर से नीचे कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा उस पर इन्होंने रिसर्च किया। 6 कैटेगरी में बांटा, फिर उस 6 कैटेगरी के फंक्शन को, 6 कैटेगरी को 4 फंक्शन में आइडेंटिफाई किया। 4 फंक्शन में आइडेंटिफाई करने के बाद उसके लिए उन्होंने 14 प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब किए, उस प्रिंसिपल्स को डेवलप किया। इसलिए हम इनको कहते हैं ये फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। इनके 2 थीम्स कि मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये ऑलमोस्ट हर जगह जहां पर जिस सिचुएशन में हो वहां पर इनके मैनेजमेंट एप्लीकेबल होते हैं हर जगह। और एलिमेंट्स को 2 चीज, जनरल मैनेजमेंट एंड इट्स एलिमेंट्स, उस एलिमेंट्स को फाइंड करना, उसके कजेस को फाइंड आउट करके उसके इफेक्ट को देखना कि ये सही हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, इस कारण से हमने इसको लिया तो सही इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 चीजों को इन्होंने किया। और फर्स्टली इन्होंने क्या किया, गिवन 2 थिंग्स। फर्स्टली सजेस्टिव, इनके जो प्रिंसिपल है वो सजेस्टिव है कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे प्रिंसिपल एप्लीकेबल करने के सजेशन देते हैं। एप्लीकेबल मोस्ट ऑफ द सिचुएशन, जो हर तरह की सिचुएशन में एप्लीकेबल। सेकेंडली इन्होंने क्या किया, 3 चीजों को किया। फर्स्टली ये सजेस्टिव है, ये सजेशन देते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का है तो इस तरह की वर्क को आपको लेना चाहिए। और ये सजेस्टिव ही नहीं है बल्कि ये हर तरह के एप्लीकेबल, मोस्ट ऑफ सिचुएशन, हर तरह की सिचुएशन में इनके प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं। सेकेंडली इन्होंने अपने प्रिंसिपल में क्या कहा, फ्लेक्सिबल, यानी ये परिवर्तित है, परिवर्तन आप इसमें कर सकते हैं, रिजिड नहीं है, एकदम लकीर के फकीर ये नहीं है। और चेंज ऑफ सिचुएशनल इन्वायरमेंट, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसके थीम को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आपके सामने सिचुएशन। फिर मैं एक बार पूरा रिपीट कर दूं। हेनरी फ्योल का जन्म 1841 में फ्रांस में हुआ। 1860 में इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। और न केवल प्राप्त की बल्कि उस इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने सर्विस भी ज्वाइन किया कंपनी में। जिस कंपनी में, जिस इस्पात और कोयला कंपनी में वो इंजीनियर थे, उस समय वह कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, दिवालियापन हो गई थी, मार्केट में रेपुटेशन और गुडविल उसकी नहीं थी। 1888 में उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया और अपनी स्किल्स के बेस पर जब ये रिटायर्ड हुए मैनेजिंग डायरेक्टर से, तो वो कंपनी वर्ल्ड लेवल की कंपनी, उस कंट्री की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश हो गई। और इस कारण से उन्होंने इस तरह की स्किल नेट को प्रदर्शित किया कि उनकी डिमांड, उनकी स्किल को सब लोगों ने लोहा माना। ये इनका कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में इस तरह से रहा, ऐसा कंट्रीब्यूशन रहा, इन्हें फादर ऑफ
जनरल मैनेजमेंट कहा। इन्होंने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रीज थी, इन्होंने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस को 6 ग्रुप में डिवाइड किया। टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। इस 6 को डिवाइड करके इन्होंने उसके पूरे फंक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया। 4 पार्ट आइडेंटिफाई किया इसके फंक्शन के। वो 4 पार्ट इन्होंने फर्स्ट टाइम प्रिस्क्राइब किया। क्या था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। और इन सब का रिसर्च करके उन्होंने 14 प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब जो यूनिवर्सल है। ये 14 प्रिंसिपल इस मैनेजमेंट के सेपरेट फील्ड को डेवलप करते हैं। उस 14 प्रिंसिपल के साथ डेवलप किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या गॉडफादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। मैनेजरियल स्किल्स एंड उसके एलिमेंट्स पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया। और इन्होंने जो 14 प्रिंसिपल बनाए उसमें फर्स्टली थिंग थी कि ये सजेस्टिव है, उनका सजेशन है। और इस तरह का वो प्रिंसिपल है कि हर तरह की सिचुएशन में हर जगह वो एप्लीकेबल हो सकता है, मोस्टली एप्लीकेबल हो सकता है। इनकी प्रिंसिपल्स की दूसरी थीम क्या है? ये सजेस्टिव है, ये फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। ये फ्लेक्सिबल है मतलब इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये लकीर के फकीर नहीं है, रिजिड नहीं है। और इस सिचुएशनल हिसाब से जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन चेंज होंगे वैसे वैसे इसको भी चेंज किया जा सकता है। क्लियर? ये हेनरी फ्योल का मैंने कुछ बायोडाटा और क्यों कहा जाता है और इनकी थिंकिंग क्या थी, कैसे एप्लीकेबल होगा, इनकी जो चीजें हैं फर्स्टली, सेकेंडरी, एलिमेंट्स, मैनेजमेंट, मैंने आपको क्लियर किया। फिर भी अगर कोई आपके माइंड में किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अब आइए, इन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स जो दी, ये 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं बोलिए। देखिए, सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा प्रिंसिपल इसका क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। तीसरा क्या है? डिसिप्लिन। चौथा क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। पांचवा क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। छठा क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। centralizations and decentralizations, order, equity, stability of personal initiative and spirit the corps। फिर मैं रिपीट करूं, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, discipline, unity of command, unity of directions, subordination of individual interest to general interest, remuneration of employee, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability of personal initiative and spirit de corps। क्लियर? ओके, अब मैं 14 प्रिंसिपल्स आपके सामने एक एक प्रिंसिपल को डिफाइन कर रहा हूं, उसके पॉजिटिव थिंग्स क्या हैं, अगर एप्लीकेबल किए उसके पॉजिटिव थिंग्स क्या हैं,
अगर एप्लीकेबल नहीं हुआ तो उसके नेगेटिव थिंग्स क्या है। हाँ जी, 14 प्रिंसिपल आप देखिए। फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क। मैंने कितने बार आप लोगों से बोला है, आप लोग कॉपी, जब मेरा क्लास लीजिए तो कॉपी और पेन जरूर रख लीजिए, क्योंकि कॉपी पेन नहीं रखिएगा तो कई ऐसी चीजें बोलेंगे जो इसमें लिखना पॉसिबल नहीं है। डिवीजन ऑफ वर्क, कार्यों का बंटवारा। देखिए, इसको कह सकते हैं होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब and each must be assigned to trained specialist to permit. Again I repeat, whole works must be divided to a small job or each must be assigned to trained specialist to perform. इन्होंने कहा डिवीजन ऑफ वर्क यानी कार्यों का बंटवारा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो, वर्क हो, वो छोटे छोटे पार्ट में उसे डिवाइड किया जाए। हर जॉब को, हर वर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देने के बाद जो लोग उस पर काम करने हैं उन्हें वो वर्क सुपुर्द किया जाए, डिलीवर करिए कि आपको ये वर्क करना है। इसका रिजल्ट क्या होगा, जरा सा सोचिए। इसका रिजल्ट ये होगा कि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजा। यानी एक ही वर्क अगर कोई व्यक्ति कॉन्टिन्यूअस करेगा तो क्या होगा, वह उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएगा। उसका वर्क परफॉर्मेंस, उसकी स्किल लेवल जो है वो इतनी अच्छी हो जाएगी, इफिशियंसी इतनी इंक्रीज कर जाएगी कि दो ही चीज है मैनेजमेंट की, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस। तो इसकी इफिशियंसी आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी और वह जानता है कि हमको ये वर्क करना है, हमारा कायम ये है, तो वह अपने वर्क करने में स्पेशल हो जाएगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क की जो सबसे बड़ी चीज है कि जैसे ही इसको आप डिवीजन करिएगा, वर्क कार्यों को सिंप्लीफिकेशन करिएगा, छोटे छोटे भागों में डालिएगा, तो वर्क करने की जो कैपेसिटी है, क्योंकि स्पेशली जो अगर इंक्रीज कर जाएगा और ये वर्क स्पेशल वर्क जैसा दिखाई देगा। अब इसके पॉजिटिव थिंग क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है, फर्स्ट क्या है, स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। यानी कि आपको स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क मिल गया, आपने जॉब को, अपने वर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो वर्क व्यक्ति जिस काम के लिए उपयुक्त है, यानी डिवाइडेड क्वालिफिकेशन, यानी
जो व्यक्ति जिस जॉब के लिए उपयुक्त है उसके लिए आपने उसको वर्क कर दिया, और जॉब के लिए उपयुक्त है उसका मन भी लगेगा जॉब में, इफिशियंसी भी इंक्रीज करेगी, वर्क में स्पेशलाइजेशन होगा, और सिंप्लीफिकेशंस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इंक्रीज ऑफ वर्क। अब वर्क इंक्रीज करेगा, इफेक्टिवनेस भी होगी, एफिशिएंसी भी होगी। और एक ही वर्क को अगर कोई व्यक्ति कॉन्टिन्यूअस रिपीटली उसको करेगा तो उसमें स्पेशलिस्ट तो होगा ही होगा। अब इंक्रीज करेगी क्या? इंक्रीज इफिशियंसी करेगी, स्पेशलिस्ट होगा। इसकी निगेटिव थिंकिंग क्या होगी बताइए? लैक कर जाएगा क्या चीज? इफिशियंसी एंड परफॉर्मेंस। इफिशियंसी एंड परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? लैक कर जाएगा। और नो स्पेशलाइजेशन, इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं रहेगा। और क्या होगा? वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। आप इसको नहीं करिएगा ऐसा तो आपका टाइम भी वेस्ट है, आपका एफर्ट भी वेस्ट है, और एक वर्क से दूसरे वर्क, यानी एक व्यक्ति इस काम को कर रहा है आज तो कल उसको उस काम को करेगा, परसों उस काम को करेगा, तो टाइम भी वेस्ट है, वर्क भी वेस्ट है, स्पेशलाइजेशन भी नहीं हो सकता है, इफिशियंसी भी नहीं हो सकती है। और जब ये सब चीजें नहीं होंगी तो इफेक्टिवनेस भी नहीं होगा। क्लियर? पहला जो उन्होंने प्रिंसिपल दिया वो क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क। और डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब यह है कि कार्यों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, और जो जिस काम के लिए, जिस जॉब के लिए उपयुक्त है, क्वालिफाई करता है, उसको वो जॉब देकर और उसी से वो जॉब कराते जाइए। तो उसमें क्या होगा? आपको इफिशियंसी भी मिलेगी, स्पेशलाइजेशन भी मिलेगा, वर्क भी इंक्रीज करेगा। किसी तरह के लगातार काम करते, रिपीट करते करते करते, रैपिडली काम करते करते उसमें स्पेशलिटी हो जाएगी। और अगर आपने डिवीजन ऑफ वर्क नहीं किया तो क्या होगा? इफिशियंसी डिक्रीज कर जाएगी, स्पेशलाइजेशन आपके पास नहीं होगा, यहां नुकसान हो गया, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका वर्क वेस्ट होगा, एफर्ट जो इंप्लाई लगाता है वह एफर्ट वेस्टेज हो जाएगा। आज इस काम कल उस काम को करते करते उसे समझ नहीं है कि कल हमके कौन सा काम करना है, आज कौन सा काम करना है। वो निरुत्साहित हो जाएगा और ठीक से वर्क नहीं करेगा। क्लियर? दूसरी चीज, authority and responsibility. Authority and responsibility. देखिए जी, जिस व्यक्ति को आपने जिस वर्क को करने के लिए रखा है, अगर उस कार्य को करने के लिए आप उसे पर्याप्त अधिकार नहीं देंगे उस वर्क के रिगार्डिंग, तो आप उस वर्क अगर टाइम से कंप्लीट नहीं होगा तो ना तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं और ना ही वह आपके लिए अकाउंटेबल होगा। आप सोचिए, सपोज कीजिए
आपसे किसी ने कहा कि बाजार जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं। अच्छा एक काम करना, जरा 2 kg क्या लाना? 2 kg गुलाब जामुन लेते आना। दो केजी गुलाब जामुन लेते आना। तो आपने उसको गुलाब जामुन लेने के लिए तो रिस्पॉन्सिबल कर दिया, लेकिन क्या आपने पैसे दिए 2 किलो गुलाब जामुन के लिए? अगर आपने पैसा नहीं दिया, यानी एथराइज नहीं किया आपने उसको, और आपने अगर एथराइज नहीं किया तो जब वो मार्केट से लौट के आएगा, आप पूछे कि 2 किलो गुलाब जामुन ले आओ, कहेगा नहीं। क्यों नहीं लाए? तो सीधे बोलेगा कि भाई हम नहीं ला पाए, कि आपने पैसा नहीं दिया था। और अगर आपने उसको पैसा दिया कि ये लेके आना, और नहीं लेके आया, तो वह आपके प्रति अकाउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि आपने अथॉरिटी भी उसको दिया, नहीं पैसा दिया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप लेकर आओ, और नहीं ले आया, तो वह आपके प्रति अकाउंटेबल भी नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशंस में जिस पर्सन से जॉब लेना हो, जिस पर्सन से वर्क लेना हो, उस पर्सन को उस वर्क के को करने के इक्विवेलेंट, यानी जितना वर्क के लिए जरूरत है उतना उसको अधिकार भी मिलना चाहिए। जब तक ऑर्गेनाइजेशन उसको अधिकार नहीं देगा, तब तक उसकी इफेक्टिवनेस, यानी वर्क कंप्लीट करने के लिए उसे रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी नहीं, तो वह ऑर्गेनाइजेशन के प्रति या मैनेजमेंट के प्रति अकाउंटेबल भी नहीं होगा। बात समझ में आई? ये अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू वर्क होना चाहिए, यानी जितना काम आपके पास है उसी के अकॉर्डिंग उसको अथॉरिटी मिलनी चाहिए। ये एक मैनेजमेंट की थिंकिंग की बात है कि उसके जॉब के वर्क को कंप्लीट करने के लिए, यानी उसके परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने के लिए उसके पास कितनी अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी ज्यादा हो गई तो पावर का मिसयूज करेगा, अगर अथॉरिटी कम हो गई तो वो अपना वर्क परफॉर्मेंस टाइमली नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्लियर? इसका पॉजिटिव थिंक क्या है? हेल्पफुल टू अचीव टारगेट। एक टारगेट को अचीव करने में बहुत अपना हेल्प करता है। और दूसरा क्या है? इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉय। इसका 2 रोल बहुत ज्यादा है। ये पॉजिटिव है, ये टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, और एम्प्लॉय जो आपके यहां वर्क करते हैं उन्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और जब किसी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो उसकी जो वर्किंग परफॉर्मेंस है वो अपने आप इंक्रीज कर जाती है।
अब अगर आपने इसको नहीं अप्लाई किया तो निगेटिव थिंग क्या है? मैंने पहले ही बोला कि अकॉर्डिंग टू वर्क होना चाहिए। अगर अधिक आपने दे दिया तो मिसयूज करेगा। मोर एंड लेस, यानी अथॉरिटी अधिक भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। हाउ मच? अकॉर्डिंग टू नीडेड, जितनी आपकी नीड है उसी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी होना चाहिए। इसके अधिक हो जाएगा तो मिसयूज हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा? टारगेट टाइमली अचीव नहीं होगा। और इस कंडीशन में अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट फिक्स। अकाउंटेबिलिटी को आप फिक्स नहीं कर सकते। और जो सबसे बड़ी चीज होगी, टेक लाइन कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, वह अपने वर्क परफॉर्मेंस को कभी भी टाइमली कंप्लीट नहीं कर सकता। क्लियर? ओके। दूसरा पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डिसिप्लिन क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चाहे वो सुपीरियर हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट्स हो, सब लोगों को डिसिप्लिन में होना चाहिए। किसके डिसिप्लिन में? ऑर्गेनाइजेशनल के रूल्स जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में जो रूल्स रिगार्डिंग टू आवर एम्प्लॉइज होंगे, वो जो भी डिसिप्लिन, जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे, उसी के अकॉर्डिंग सबको वर्क करना है, चाहे वो सुपीरियर हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट्स हो। सबके लिए डिसिप्लिन का होना मस्ट है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशंस अपने वर्किंग परफॉर्मेंस को, अपने टारगेट को इफेक्टिवनेस रूप से एंड इफिशियंसी रूप से कभी भी अचीव नहीं कर सकता। हम सबको जैसे भी हैं, जहां भी हैं, जिस जगह भी वर्क करते हैं, चाहे घर हो, दुकान हो, बाहर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें उस सिचुएशन स्कीम के अकॉर्डिंग उसके डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। अगर डिसिप्लिन किसके लिए होगा? दोनों के लिए, चाहे वो सुपीरियर हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट्स हो, सबके लिए ये मस्ट है। अब इसकी पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? बेटर रेपुटेशन। बेटर रेपुटेशन किसका? एमंग द पीपुल।
के बीच में आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन हो जाएगी अगर आप जो है डिसिप्लिन में किए। दूसरा क्या चीज हो जाएगा, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी वर्किंग स्टाइल इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉय। और जो सबसे बड़ा चीज होगा वो क्या होगा, इंप्लाई और मैनेजमेंट के बीच में एक बेटर रिलेशनशिप हो जाएगा। यानी इंप्लाई का मतलब हमारा यहां है लेबर से, इंप्लाई का मीनिंग यहां हमारा लेबर से है। इन दोनों के बीच में एक बेटर रिलेशनशिप हो जाएगा। अगर आप इसके एक पॉजिटिव थिंग को अगर आप सोच लेते हैं तो निगेटिव थिंकिंग तो अपने आप आपके पास आ जाएगी। ये तो पॉजिटिव होगी। निगेटिव क्या है, क्या है, रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या हो जाएगी, रेपुटेशन भी डिक्लाइन हो जाएगी, डिक्लाइन रेपुटेशन एंड इफिशियंसी डिक्लाइन हो जाएगी। ये आपकी मार्केट में रेपुटेशन नहीं रहेगी। दूसरा क्या है, डिसऑर्डर। क्या, हाई, इसको ऐसे लिख लीजिए, व्हाइट डिसऑर्डर हो जाएगा। और क्या होगा, कॉन्फिडेंस जो है एम्प्लॉय और के बीच में वो लूज हो जाएगा। जो भी जितने भी इसमें एक और चीज हो जाएगा, क्या, कंफ्यूजन एंड सस्पिशियस। कंफ्यूजन एंड सस्पिशियंस संस्था के बीच में ऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन में है तो सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से चलेगी, सभी की रेपुटेशन इंक्रीज करेगी, इफिशियंसी इंक्रीज करेगी, इंप्लाई का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैनेजमेंट लेबर का जो आपस में रेपुटेशन है, रिलेशन है, वो ज्यादा डेवलप होगा। अगर ये चीजें नहीं हो पाती, डिसिप्लिन में सब लोग नहीं रह पाते, तो फिर तो रेपुटेशन भी जाएगी, इफिशियंसी भी जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएगा, हाइट, डिसऑर्डर का हाइट इंक्रीज कर जाएगा, आपके डाउट एंड सस्पिशियंस हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, और डिक्लाइन हो जाएगा किसका, कॉन्फिडेंस। किसका कॉन्फिडेंस डिक्लाइन हो जाएगा, एम्प्लॉय का। और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग कहते हैं अरे कहाँ उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता है यार, क्या कैसे क्या होता है, कुछ उसका सिस्टम है समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आते हैं, कहते हैं, इवन जो एम्प्लॉय वहां काम करते हैं उससे पूछेगा यार हमको नहीं समझ में आता, जो मैं जॉब करता हूं जो जैसा होता है वैसा कर देता हूं, मुझे नहीं समझ में आता है कैसे करूं क्या करूं। तो अगर वहां का एम्प्लॉय काम करने वाला है, अपने यहां के डिसिप्लिन की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि उसके यहां उस तरह से
डिसिप्लिन अप्लीकेबल ही नहीं है, तो आप खुद सोचिए कि रेपुटेशन गिरेगी कि नहीं गिरेगी। उसका वर्क ठीक से होगा, ठीक से काम नहीं कर रहा। हाँ, काम करेगा क्योंकि वो काम है, उसको वर्क जाना है, नौकरी करनी है तो टाइम से जाना है, टाइम से जो भी वर्क मिले करना है। लेकिन अगर डिसिप्लिन रहेगा कि नहीं टाइम से इस समय जाना है, ये वर्क करना है, ऐसे सब लोग चाहे वो सुपीरियर हो चाहे सबऑर्डिनेट्स हो, सब लोगों का अपना जो है रेपुटेशन भी रहेगा और उसकी इमेज भी रहेगी। और मार्केट में सब अलग लोग जो अनएम्प्लॉय हैं उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएंगे। क्लियर? चलिए यूनिटी ऑफ कमांड, ये चौथा। यूनिटी ऑफ कमांड क्या करता है? रिसीव ऑर्डर फ्रॉम आवर सुपीरियर एट ए टाइम एंड आंसरेबल। क्लियर? रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम आवर सुपीरियर एट ए टाइम एंड आंसरेबल ओनली वन। देखिए, हम इसको समझ लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्क करते हैं, उन्हें केवल एक व्यक्ति, अपने से सुपीरियर केवल एक व्यक्ति से ही ऑर्डर एक टाइम पर लेना पड़ेगा। उसे मालूम होना चाहिए कि हमें कौन हमसे वर्क लेगा, किसके ऑर्डर को हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना है और किसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। और वह अपने वर्किंग परफॉर्मेंस से अकाउंटेबल होगा केवल उस सुपीरियर के लिए जिससे वो ऑर्डर रिसीव कर रहा है। तभी ऑर्गेनाइजेशनल वर्क को आप कमांड कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, आपके यहां कोई काम कर रहा है, उन्होंने कहा कि ये लाओ, उन्होंने कहा, तब तक उन्होंने कहा कि ये लाओ, फिर उन्होंने कहा, वो किसका किसका काम करेगा, कैसे वर्क करेगा? नहीं कर सकता है। आप खुद सोचिए कि अभी आपके पिताजी बोले कि जरा मोबाइल में मेरा रिचार्ज भर दो, मम्मी बोली कि सब्जी नहीं है, थोड़ा जाओ जल्दी जल्दी सब्जी लेके आओ, सिस्टर बोली कि अरे मेरा होमवर्क करना है, जल्दी से मेरी कॉपी ले आओ, नई कॉपी नहीं है। अब वो बंदा किसका काम पहले करेगा? एक टाइम पर तो सबका काम कर नहीं सकता। हालांकि ये फैमिली चीज है, वो जाएगा तो तीनों चीज कर लेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में एक ही मैनेजमेंट से, एक ही सुपीरियर से, उसके अंडर में जो काम करने वाले लोग हैं वह क्यों उसी के ऑर्डर को फॉलो करें, सब लोग उसको ऑर्डर देने वाले ना हो, और भी जो मैनेजर हैं वो और ऑर्डर देने वाले ना हो। हर मैनेजर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स हैं उसे ध्यान रखना पड़ेगा। न केवल ध्यान रखना पड़ेगा बल्कि उसे यह भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे अंदर काम कर रहे हैं वो हमारे ही प्रति अकाउंटेबल हो। तो उसे जानकारी होनी चाहिए कि हमें ऑर्डर देने वाला कौन है और हम किसके प्रति अकाउंटेबल हैं या आंसरेबल हैं। सपोज कीजिए, ये देखिए, राइट, A1 एक मैनेजर है, इसके लेके नीचे 3 सबऑर्डिनेट्स हैं, S1, S2, S3, ये 4 भी हो सकते हैं, S4। ये जो सबऑर्डिनेट्स हैं इन्हें पता है कि हमें केवल इस मैनेजर से ऑर्डर मिलना है, हम अपने वर्क के प्रति केवल इस मैनेजर के लिए रिस्पांसिबल हैं, हम दूसरे मैनेजर के लिए रिस्पांसिबल नहीं है। हमारा सुपीरियर ये है, हमसे जो वर्क कराएगा इसी के ऑर्डर को हमें फॉलो करना है। ऑर्गेनाइजेशन में भी
ये क्लियर होना चाहिए कि किस सुपीरियर या किस मैनेजर के अंदर कौन कौन लोग हैं और उनका वर्क क्या है, ये सर्किल होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3। अब इससे भी इसको ऑर्डर में देता है, ये भी देता है, ये भी देता है, S2 ये भी देता है, ये भी देता है, ये भी देता है, S3 ये भी देता है, ये भी देता है, ये भी देता है, S4 ये भी देता है, ये भी देता है, ये भी देता है। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। यूनिटी ऑफ कमांड ऐसे सर्किल में होने चाहिए, इसमें नहीं। ये राइट। इसका पॉजिटिव क्या होगा? पहला चीज तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। और दूसरी चीज क्या है, इससे इफिशियंसी इंक्रीज कर जाएगी, इफिशियंसी इंक्रीज कर जाएगी। तीसरी चीज क्या है, इट इज फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर देता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे फिक्स कर देता है? ताकि आपको इसने वर्क दिया तो आपको ये वर्क करना है, फिक्स है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये यहां से ऑर्डर मिला और ये इसके प्रति अकाउंटेबल भी हो गया, रिस्पॉन्सिबल भी हो गया। इनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरह का कोई डाउट है तो इनको सीधे इससे कंसल्ट करना है और किसी से कंसल्ट करने की कोई नीड ही नहीं है। अब इसी को अगर निगेटिव थिंग में कर दें तो क्या होगा? क्रिएट कंफ्यूजन, क्रिएट कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा। फिर क्या होगा? रिड्यूस इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या कर जाएगी? इफिशियंसी रिड्यूस कर जाएगी। ये फिक्स है, ये नो फिक्स लाएगी, नो फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई फिक्स नहीं। और क्या है? हायर डिसऑर्डर, इसका डिसऑर्डर हायर हो जाएगा, इसका बहुत कंफ्यूजन होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा। और जानते हैं क्या करते हैं एम्प्लॉय? ये कहेगा कि ये कहेगा ये कहेगा ये करो, और ना ये इसका काम करेगा, ना इसका करेगा, ना इसका करेगा। उसके पास जाएगा, कहेगा अरे साहब वो सेल्स मैनेजर ने कहा दिया कि थोड़ा वहां से ऑर्डर ले लो। उस प्रोडक्शन मैनेजर का हम क्या करें सर? सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर ने ये कह दिया, वो कह देगा फाइनेंस मैनेजर का, करेगा किसी का काम नहीं, करेगा वो किसी का काम नहीं, क्योंकि वो किसका करे किसका ना करे उसको समझ ही में नहीं आया। इसका एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, रिसीव्ड सबऑर्डिनेट, रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर एट वन टाइम। सबऑर्डिनेट ऑर्डर रिसीव करे अपने सुपीरियर से एक टाइम पर, किसी एक ही सुपीरियर से, और वह उसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी रहेगा। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल 10 और हैं, 10 बेसिक प्रिंसिपल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।